प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम इस लेक्चर के अंतर्गत अमेरिका की न्यायपालिका व इसके सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की मीमांसा कर रहे हैं, तो इससे पहले इसके पहले लेक्चर में हमने देखा अमेरिका में न्यायालयों का संगठन किस प्रकार है। जो प्रथम न्यायालय है वो जिला न्यायालय है, फिर बाद में संघीय अपील न्यायालय और फिर उसके बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आता है। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा स्थापित एक संस्था है और इसको जो अधिकार प्राप्त है, इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार हमने देखा। अब इसको एक महत्वपूर्ण अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन, उसकी अपन विवेचना अपने इस लेक्चर के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया, अतः इसके स्वरूप पर सदैव गंभीर विचार विमर्श चलता रहा, विशेषकर जब सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय निर्णय विवादास्पद रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तर्क अमेरिका के लिखित संविधान की पवित्रता की रक्षा करना रहा है, अर्थात संविधान की अवहेलना संघीय सरकार के विभिन्न अंगों, उनके निर्णयों तथा घटक राज्य सरकारों के द्वारा न हो। संविधान की रक्षा का अधिकार ही सर्वोच्च न्यायालय को उन कानूनों निर्णयों को संवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है जो संविधान का उल्लंघन करते हों। चूंकि संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का वितरण निहित होता है तथा यह घटक राज्यों तथा संघीय सरकार से संबंधित है, अतः इस संदर्भ में संविधान की व्याख्या का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कार्य को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि प्राय सभी नए लिखित संघीय संविधानों में संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन के प्रशंसकों का यह भी मानना है कि इस अधिकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के विकास में तथा स्वयं संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस द्वारा पारित प्रत्येक प्रमुख विधेयक की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की है ताकि उसके अधीनस्थ न्यायालयों तथा प्रशासनिक अभिकरणों को उन्हें लागू करने में सुविधा हो। यह भी माना जाता है कि संघीय सरकार की शक्तियों को व्यापक बनाने में निहित शक्तियों के सिद्धांत की व्याख्या कर उसे व्यापक बनाने का श्रेय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन के व्यापक प्रभाव की चर्चा करते हुए कार तथा बर्नस्टीन ने लिखा है कि कई मामलों में इस अधिकार ने संघीय तथा राज्यों की विधानसभाओं पर नियंत्रण का काम किया है, क्योंकि कई बार वे इस दल से कोई कानून पारित नहीं करते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों द्वारा अनेक सिद्धांतों को नवीन संदर्भ प्रदान किए हैं। जैसे संविधान बनने के पश्चात गृह युद्ध के बाद तक अमेरिका में न्याय की उचित प्रक्रिया से तात्पर्य मात्र लिखित कानून के अनुसार कार्य करना था ताकि अधिकारी निरंकुश रूप से कार्य न करें, जबकि बाद के निर्णयों में उत्तरोत्तर इसको नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का आधार बना दिया गया। अब देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उनको भी अपन थोड़ा सा दृष्टिपात कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। उपरोक्त तर्कों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचना भी की जाती रही है तथा इसके माध्यम से न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका की शक्तियों व कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप लगाया जाता है। लोकतंत्रीय मानदंड के अनुसार कांग्रेस तथा राष्ट्रपति दोनों ही जनता के प्रतिनिधि हैं तथा वे जनता के विश्वास के कारण ही अपने पद पर आसीन रहते हैं, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार लोकप्रियता नहीं होता है। अतः संवैधानिक मामलों का निपटारा अंततः न्यायालय के द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। यह पाया गया है कि न्यायाधीश कांग्रेस तथा राष्ट्रपति की तुलना में जनता की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को नहीं समझते तथा वे प्राय परिवर्तन व प्रगति का विरोध करते हैं तथा पुरातन पंथी व प्रक्रियावादी बने रहते हैं। दास प्रथा के उन्मूलन के संदर्भ में न्यायालय का रवैया ऐसा ही रहा था। कार्ल फ्रेडरिक के मतानुसार न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णय के का स्थान न्यायाधीशों का निर्णय ले तथा ऐसा संविधान की व्याख्या के नाम पर किया जाता है। कई बार न्यायाधीशों द्वारा कोई कानून इस आधार पर खारिज किया जाता है कि संविधान निर्माताओं का ऐसा मत नहीं था, किंतु संविधान निर्माताओं ने 2 शताब्दी पूर्व क्या चाहा था, इसका निर्णय करने के अधिकार
मात्र न्यायाधीशों को कैसे हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के आलोचकों का यह भी मानना है कि प्राय न्यायाधीश अपने दृष्टिकोण में इसलिए भी प्रतिक्रियावादी होते हैं क्योंकि वे अधिक आयु वर्ग के होते हैं। इस प्रकार वे परिवर्तित समाज की आवश्यकताओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, न्यायाधीश सामान्य तथा संपन्न धनाढ्य वर्ग के होते हैं, अतः उनके हित सर्वदा धनाढ्य वर्ग के साथ रहते हैं। उन्होंने अनेक वर्षों तक श्रमिकों व कृषकों की तुलना में बड़े पूंजीपति तथा व्यवसायी घरानों के हितों की रक्षा की। यद्यपि 1948 के पश्चात से सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन तथा शक्तियों को सीमित करने के तर्क भी दिए गए। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रकार से हैं। सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय सामान्य बहुमत के स्थान पर 2/3 अथवा 6/3 अथवा 7/2 के अनुपात में दे। अन्य प्रस्ताव यह भी दिया गया है कि न्यायालय द्वारा घोषित असंवैधानिक कानून को कांग्रेस पुनः पारित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित होने की स्थिति से बचाव के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। उपरोक्त आलोचनाओं का यह परिणाम हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के रवैये में परिवर्तन आया। 1937 से 1966 के 30 वर्षों के काल में सर्वोच्च न्यायालय ने जिन कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया उनमें से अत्यधिक महत्व के अधिनियम कोई भी नहीं थे। अपनी विभिन्न सीमाओं के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। अब इस लास्ट में अपन इसका क्लाइमेक्स देखते हैं क्या होता है। देखिए, अपनी विभिन्न सीमाओं के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अंतर्गत अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद तथा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को निश्चित रूप अर्थ प्रदान किए हैं। कांग्रेस द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों को की व्यवहार में व्याख्या प्रदान कर सार्वजनिक नीतियों के संदर्भ में कानून की महत्ता को स्पष्ट किया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण राष्ट्र में न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। विवादास्पद मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा की जाती है। निष्पक्ष न्याय के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा व प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है तथा यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को समय के अनुसार परिवर्तित किया है। वास्तविकता यह है कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा करने के संदर्भ में व्यापक शक्तियां प्रदान करता है तथा कई अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक विकास का दिशा निर्धारण भी किया है। तथापि इस दिशा निर्धारण में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप कितना होना चाहिए, यह अमेरिका की राजनीतिक परिस्थितियां व दलीय व्यवस्था व जनता की अपेक्षाएं निर्धारित करती है। वैसे भी संविधान कांग्रेस को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पुनर्निर्धारण का अधिकार प्रदान करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार का प्रस्ताव यदि राजनीतिक दल चाहे तो कांग्रेस के द्वारा पारित किया जा सकता है। जैसा कि 1957 में सेनेटर विलियम जेनर के द्वारा कांग्रेस में प्रस्ताव लाया गया किंतु उसे पारित नहीं किया जा सका, जो इस बात का प्रमाण है कि अभी तक कांग्रेस में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति पर नियंत्रण लगाने की राजनीतिक इच्छा नहीं बनी है। इस प्रकार से ये एक आलोचनात्मक विश्लेषण हो गया अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट व अमेरिका की जुडिशरी के पूरे सिस्टम तथा अमेरिका की जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है उसका। तो हम यही कह सकते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। न्यायालय का काम न्याय करना, कार्यपालिका का काम लागू करना, व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना। ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं, इनमें आपस में इंटरकनेक्शन है, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी आलोचना भी हमने की है। और एक मायने में ये देखा जाए, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि न्यायालय को वास्तव में निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भारत में जो न्यायालय की स्थिति देखी जा सकती है वो समझ से परे है कि वो निष्पक्ष है भी नहीं भी है, कि आस्था या तथ्य, ये दो चीजें। जैसे अभी राम मंदिर के ऊपर जो फैसला आया उसमें आस्था या तथ्य क्या चीज थी, ये समझ से बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट या न्याय व्यवस्था निष्पक्ष होनी ही नहीं, दिखनी भी चाहिए, महसूस भी होनी चाहिए वो निष्पक्ष। इसी के साथ अमेरिका की
जुडिशरी सिस्टम और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तथा जुडिशियल रिव्यू का जो लेक्चर था, अपने 2 लेक्चर में हमने इस पूरे टॉपिक को समाहित करने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच।